नमस्ते छात्रों। आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ क्रमांक 9। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित थे। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय आदि के संबंध में इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की। इनकी प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। यह पाठ एक एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। उमा के द्वारा स्त्री शिक्षा का महत्व और नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया है। रीढ़ की हड्डी इस पाठ के माध्यम से रीढ़ की हड्डी का मतलब अलग होता है। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है रूढ़िवादी, परंपरावादी। तो आइए देखते हैं रीढ़ की हड्डी एकांकी के पात्र परिचय। उमा सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप उमा के पिता। प्रेमा उमा की माँ। शंकर उमा को देखने आने वाला युवक। गोपाल शंकर के पिता। रतन रामस्वरूप का नौकर। एकांकी एक कमरे में रची गई है। एकांकी का अर्थ है एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक। रीढ़ की हड्डी का अर्थ है शरीर का मुख्य भाग है जो शरीर को सीधा रखने के लिए मदद करती है। तो आइए देखते हैं हम रीढ़ की हड्डी। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। अधेड़ उम्र मतलब 50-55 के। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त मतलब लकड़ी चौकी है। तख्त का एक सिरा रामस्वरूप जी ने पकड़ा है और दूसरा सिरा उनके नौकर रतन ने पकड़ा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? मालिक की ताने सुनकर जोर जोर हंसता है और तख्त बिछाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जा जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी का अर्थ है मोटे सूत का बिछाना। प्रेमा। प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी उमा की माँ है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ी है मतलब नाराज है। रामस्वरूप, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप रामस्वरूप अच्छे पिता है। उन्होंने उमा को बीए तक पढ़ाया है। उमा का विवाह
सुशिक्षित परिवार में सुशिक्षित युवक के साथ करना चाहते हैं। यह नाटक जिस दौर में लिखा गया उस समय स्त्री शिक्षा को महत्व भी नहीं देते थे। विवाह संबंध के लिए बेटी की उच्च शिक्षा बाधा बन गई थी, इसलिए मजबूर होकर उमा बीए तक पढ़े होने की बात रामस्वरूप छिपाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से आए मतलब अच्छे ढंग से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। वे पुराने ख्याल के हैं। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता हाथ से निकल न जाए। ऐसे तो राम स्वरूप जी इस रिश्ते को राजी नहीं है, लेकिन लड़की है तो उसकी शादी तो उन्हें करनी है, नहीं तो समाज क्या कहेगा, इसका डर राम स्वरूप जी को है। प्रेमा कहती है, यदि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहते है, मगर लड़का, रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, मतलब लड़का अपने पिताजी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रतन, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। वे मतलब गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दोनों आ गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। रामस्वरूप अपने पत्नी से कहते हैं कि प्रेमा से कहना कि थोड़ा सा, उमा से कहना कि थोड़ा सा मेहमानों के सामने गा देना। रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। है, आइए आइए। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकाकर गला साफ करते हैं। नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप है, लड़के की तरफ मुखाबित होकर लड़के को संबोधन करते हुए शंकर को पूछते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब संडे और सैटरडे और संडे। शंकर डॉक्टर है। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? हाँ हाँ, ये एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब कभी फेल हो गया तो एक आध साल ऐसे ही चला जाता है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंका कर, बिजनेस? ओह अच्छा, अच्छा, शादी की बात, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार। यदि कोई मेहमान अपने घर आता है तो हम क्या करते हैं? चाय नाश्ता देते हैं। राम स्वरूप, है, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तशरीफ लाना मतलब विराजना। गोपाल प्रसाद, जब भी राम प्रसाद अंदर जाते हैं, राम स्वरूप अंदर जाते हैं, तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। तो झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। लड़के को समझा रहे हैं कि ठीक से बैठो, हम लड़की को देखने आए हैं। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रखते हैं, और दोनों की जो बात चल रही थी वो बात वहां पे रोक देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं?
आप चाय नाश्ता लेकर ही आए? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, है। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर खकाकर गला साफ करता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस यही ही एक टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी मतलब आय प्राप्ति, नफा या लाभ। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। यहाँ दोनों में हंसी मजाक की बात होती है। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। यहाँ पे मुहावरा है, चू भी न करे करना मतलब खामोश रहना। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। बेढप मतलब निराले ढंग का। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। तश्तरी मतलब छोटी थाली है, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं साहब, हमारे जमाने में तो खूबसूरती का सवाल उठता ही नहीं था। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यदि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यहाँ पे टैक्स की जो बातें चल रही थी वहां पे ही बंद कर दी जाती है और गोपाल प्रसाद बीच में ही कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत निहायत जरूरी है और जायजा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। निहायत मतलब अत्याधिक, मतलब लड़की खूबसूरत होना आवश्यक है। रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पूरी कर ले बस। यहाँ पे पढ़ी लिखी लड़की नखरे वाली होती है। ये सारी बातें जो होती है पुराने पीढ़ी की है। लेकिन शंकर यहाँ पे चुपचाप बैठा था। उसकी अपनी कोई राय नहीं थी। अपनी भावी पत्नी के व्यक्तित्व को जानने में कोई रुचि नहीं थी। शंकर जैसे लड़के समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं। शंकर अपने पिता की कमाई पर ऐश करना चाहता है। यहाँ तक हम रुकते हैं। आगे का जो दूसरा भाग है अगले तासिका में देखेंगे। अभी हम व्यवसाय पुस्तिका पृष्ठ क्रमांक 93 पे जो व्याकरण विभाग दिया है उसे हम पूर्ण करेंगे। सभी को व्यवसाय पुस्तिका का पेज नंबर 93 निकालना है। भाषा अध्ययन व्याकरण वहां पे दिया गया है। यहाँ पे मैंने पूर्ण उत्तर लिखकर दी गई है। आपको वर्कबुक में उत्तर लिखकर लेना है। प्रश्न, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। बापू की लिखावट अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या है? विशेषण। दूसरा वाक्य है, कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। बातचीत भाववाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैंने क्या है? सर्वनाम।
आपको वर्कबुक में उत्तर लिखकर लेना है। दूसरा प्रश्न है अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अव्यय शब्द दिए हैं और अव्यय शब्द का मैंने वाक्य में प्रयोग करके दिया है। मैं शायद कल काम पर नहीं जाऊंगा। तुम घर में हिंदी बोलते हो या गुजराती? छत के ऊपर बच्चे दौड़ रहे हैं। आपको अव्यय शब्द के नीचे अधोरेखित करना है। कृति 3 संधि। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। संधि शब्द दिया है, संधि विच्छेद है मन प्लस हर और संधि शब्द बनेगा मनोहर और संधि भेद है विसर्ग संधि। यहाँ पे संधि शब्द दिया गया है, आपको संधि विच्छेद करना है वाक प्लस ईश और संधि भेद है व्यंजन संधि। सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। आपकी लड़की अच्छा गाती है सहायक क्रिया है और मूल रूप होना। मैं आपको बताना ही भूल गया सहायक क्रिया गया और मूल रूप जाना। अब तख्त को उधर मोड़ दे सहायक क्रिया दे और मूल रूप देना। आपको वर्कबुक में लिखकर लेना है। प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लूप लिखिए। क्रिया यहाँ पे दी गई है चढ़ना, पढ़ना और उड़ना। आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। चढ़ना का चढ़ाना और चढ़वाना, पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना, उड़ना का उड़ाना उड़वाना। आगे का प्रश्न है मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थ और वाक्य लिखकर दिया है, आपको सिर्फ लिखकर लेना है। तिलिस्म टूटना अर्थ वास्तविकता सामने आना। नौकर की सच्चाई सामने आते ही उसका तिलिस्म टूट गया। गया के आगे फुल स्टॉप देना है, मैंने वहां पे नहीं दिया है, आपको देना है। बस चलना अर्थ काबू में होना, सामर्थ्य होना। रामू का बस चले तो वह अपने दादा दादी को सारे तीर्थ करा दे। तीसरा मुहावरा है खेल करना, काम को ठीक से न करना, काम को बिगाड़ना। खेती में काम करने वाले मजदूरों में से कुछ मजदूर तो खेल ही कर रहे थे। अर्थ और वाक्य लिखकर लेना है। और वाक्य में जहाँ पे मुहावरे का उपयोग किया है उसके
उसे आपको अधोरेखित करना है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। ब्रैकेट में मुहावरे दिए गए हैं। गिनती में न होना, अंजाम देना, कानों में गूंजना। पहला वाक्य है, काम कैसा भी हो उसे पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य है। पूरा करना मुहावरा है, उसके जगह हम मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखेंगे। काम कैसा भी हो उसे अंजाम देना कर्मचारी का कर्तव्य है। और मुहावरे को अधोरेखित करना है। दूसरा वाक्य, माताजी के कहे वचन आज भी राजू को सुनाई देते हैं। माताजी के कहे वचन आज भी राजू के कानों में गूंजते हैं। मुहावरे को अधोरेखित करना है। कानों में गूंजते हैं, यहाँ पे आपको अधोरेखित करना है। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। वाक्य है, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया न। मैंने कर्ता कारक। आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। आपके संबंध कारक। अब तक को उधर मोड़ दे। तक को कर्म कारक। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको गृह कार्य के लिए है। पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर आपको विराम चिन्ह पूर्ण करना है। काल परिवर्तन, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन की मैंने सूचना दी है, किस तरह काल परिवर्तन करना है। वाक्य है, ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं। सामान्य भूतकाल में करना है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में था थी थे नहीं लगाया जाता। आपको मैंने पहले से ही बताया है। तो उत्तर क्या बनेगा, ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आए। मैंने यहाँ पे था थी थे नहीं लगाया है, सिर्फ शंकर आए। दूसरा वाक्य है, मेरी चाय में चीनी ज्यादा डालते हैं। सामान्य भविष्यकाल। मेरी चाय में चीनी ज्यादा डालिएगा। तीसरा वाक्य है, आपके पुत्र मुंह छिपाकर भागते हैं। पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस था थी लगाया जाता है। आपके पुत्र मुंह छिपाकर भागे थे। तो इस तरह आपको काल परिवर्तन करना है। उत्तर आपको लिखकर लेना है। वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचानिए। मैंने कोई पाप नहीं किया और न ही कोई चोरी की है। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय से दोनों वाक्य जोड़ दी गई है। तो प्रकार कौन सा है, संयुक्त वाक्य।
उमा से कह देना कि जरा करीने से आइए। वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। आपको सिर्फ उत्तर ही लिखना है। वाक्य वहां पे दी गई है, वाक्य के सामने सिर्फ आप उत्तर लिखते जाइए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। वाक्य है, उमा ने सितार पर भजन गाया। निषेधवाचक वाक्य आपको करना है। क्या आएगा निषेधवाचक वाक्य? उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। दूसरा वाक्य, गोपाल प्रसाद शंकर का विवाह उमा से करेंगे। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा? क्या गोपाल प्रसाद शंकर का विवाह उमा से करेंगे? अंत में आपको प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। यदि आपने प्रश्न चिन्ह नहीं दिया तो आपके पूरे अंक कट किए जाएंगे। वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य पहले आपको पढ़ना है। वे असली भारत के सपूत थे। उत्तर है, वे भारत के असली सपूत थे। दूसरा वाक्य है, सोमनाथ को आबादी इतिहास में प्रसिद्ध है। सोमनाथ की समृद्धि इतिहास में प्रसिद्ध है। तो की और समृद्धि यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। अब हमारी जिंदगी नहीं बचेगी। तो इस तरह वाक्यों को शुद्ध करके आपको फिर से लिखना है और जहाँ पे आपने वाक्य शुद्ध किया है उस शब्द को अधोरेखित करना है। भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, सिर्फ आपको अव्यय ढूंढकर भेद लिखना है। गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। के सामने संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे क्रिया विशेषण अव्यय। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। आज क्रिया विशेषण अव्यय। वाह वाह विस्मयादि बोधक अव्यय। के पास संबंध बोधक अव्यय। वाक्य यहाँ पे दी गई है, अव्यय लिखकर उनके आपको भेद लिखने हैं। यहाँ पे मैंने लिखकर दिए हैं, आपको तुरंत वर्कबुक में उत्तर लिखकर लेने हैं। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। मैंने अव्यय शब्द दिए हैं, आपको वाक्य लिखने हैं। क्रिया विशेषण अव्यय धीरे धीरे, ज्यादा। संबंध बोधक अव्यय के पास, के साथ। समुच्चय बोधक अव्यय की और। विस्मयादि बोधक अव्यय ओह है। तो इन सभी अव्यय का आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है।
नीचे दिए गए अव्यय के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पे वाक्य भी दिया है और अव्यय भी पहचान कर उत्तर लिखकर दिया है। वाक्य है, हाय अब मैं क्या करूं, और विस्मयादिबोधक अव्यय है। भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। वाक्य की जगह पे मैंने अव्यय का भेद लिखा है। आपको वैसा नहीं करना है, वाक्य के जगह पे आपको वाक्य ही लिखना है। काश काश मुझे भी 10 लाख की लॉटरी लग जाती। जहाँ पे अव्यय शब्द का मैंने उपयोग किया है उसके नीचे आपको अधोरेखित करना है। भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। हम प्राय नाटक देखने जाते हैं। भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। खाने के बाद थोड़ा घूमना चाहिए। भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। और राम और श्याम भाई भाई है। भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। बल्कि राम पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों में भी होशियार है। भेद समुच्चय बोधक अव्यय। के पास पाठशाला के पास मेरा घर है। भेद है संबंध बोधक अव्यय। यदि तो भेद है समुच्चय बोधक अव्यय और वाक्य मैंने लिखा है, यदि इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए वह बीमार था इसीलिए ऑफिस नहीं जा सका। भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने वाक्य के जगह पे भेद लिखा है, इसीलिए आपको ऐसे न करते हुए वाक्य के जगह पे आपको वाक्य ही लिखना है और भेद ऊपर लिखना है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। की तरफ नदी की तरफ जाओ। भेद है संबंध बोधक अव्यय। के अलावा यहाँ मेरे और राम के अलावा कोई नहीं है। भेद है संबंध बोधक अव्यय। कारण आज तुम्हारे कारण मुझे सजा मिली। भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। के लिए वाक्य, राधा ने दादी के लिए फल खरीदे। भेद है संबंध बोधक अव्यय। अच्छा वाक्य, अच्छा मोना भी गाना गाएगी। भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। क्योंकि वाक्य है वह आज पाठशाला नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। नहीं तो भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य है खेल कूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो नहीं तो फेल हो जाओगे। सभी को भेद और वाक्य लिखकर लेनी है। जो मैंने अभी स्वाध्याय दिया है आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।